प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो इस सेट में 2024 का सेट नंबर 3 कोड है EZ, ये सॉल्व करवाएंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, यानी पहले का और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r बराबर एक संबंध दे रखा है, r बराबर a, b और a लेस एंड इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध होगा। ये आपको बताना है सतुल्य सममित संक्रमक ये है कि नहीं है। ठीक है, तो ये संबंध ए में तभी बनेगा जब ए की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, छोटी हो बी स्क्वायर से। ठीक है, तभी ये संबंध बनेगा। सबसे पहले चेक करेंगे सतुल्य के लिए। सतुल्य तुल्य कब होता है, जब ए का ए से रिलेशन हो। ठीक है, जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, स्वयं का अगर स्वयं से होता है तो वो सतुल्य होता है फॉर ऑल, सभी वैल्यू के लिए। ठीक है, और ए क्या है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं, रियल नंबर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये सतुल्य होना चाहिए, यानी ये संबंध होना चाहिए तभी सतुल्य होगा। तो चेक करेंगे, जैसे संबंध हमारा कब बनेगा, जब ए छोटा हो बी स्क्वायर से। अगर ए की वैल्यू हम 1/2 ले लें, ठीक है, अब देखेंगे हम ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 1/2 क्या छोटा होगा 1/2 के स्क्वायर से, ये चीज अगर 1/2 है और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/2 जो 1/2 कैसा होता है, 1/4 से बड़ा होता है, न कि छोटा। तो ये तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। तो ये हमारा सतुल्य नहीं है। ठीक है, सतुल्य नहीं, सतुल्य नहीं। ऐसे सममित चेक करेंगे। सममित में एक रिलेशन मान लेते हैं, माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर a का b से संबंध है तो उसका उल्टा, यानी b का a से भी संबंध होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये संबंध तभी होगा जब a छोटा हो और बराबर होगा b स्क्वायर से। और इसका मतलब क्या है कि b छोटा या बराबर हो a स्क्वायर से। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल मान लो, अगर हम a की वैल्यू कितना ले लें, a बराबर हम मान लो 1 ले लें, ठीक है, और b बराबर 2 ले लें। ठीक, तो हमारा एक जो है वो छोटा है किसके, b स्क्वायर से, यानी 2 के स्क्वायर से एक छोटा है, तो ठीक है। उल्टा करेंगे तो 2 छोटा होना चाहिए हम 1 के स्क्वायर से, लेकिन दो छोटा तो नहीं है 1 के स्क्वायर से, तो ये तो असत्य हो गया, असत्य। जब सभी के लिए सत्य होता है तभी उसको हम कह सकते हैं सममित। तो यहाँ पे असत्य हो गया, 2 जबकि बड़ा है 1 के स्क्वायर से, तो ये सममित नहीं है, सममित नहीं, नहीं। इसके बाद संक्रमण चेक करेंगे, संक्रमण। और संक्रमण में क्या होता है, मान a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और एक b का c से भी माना जाता है, b कॉमा c बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर a का b से संबंध है, b का c से है, तो ये a और c दिख रहा है, इनका भी संबंध अगर बन जाए, a का c से अगर रिलेशन हो, तब हमारा वो संक्रमक होगा। ठीक है, तो आप एग्जांपल लेके चेक करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि a छोटा होना चाहिए b के स्क्वायर से, इसका मतलब हो गया b छोटा होना चाहिए किसके, c के स्क्वायर से। और ये संबंध तभी बनेगा जब a छोटा हो किससे, c स्क्वायर से। ठीक है, अगर ये छोटा c स्क्वायर से आ जाएगा सभी वैल्यू के लिए, तब तो ये हमारा संक्रमण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एग्जांपल के लिए हम a की वैल्यू मान लेंगे, ये बराबर अगर 2 ले लें, ठीक है, b बराबर माइनस का 3 ले लें। कुछ भी एग्जांपल, रियल नंबर में संख्या रेखा पे जितनी संख्याएं होती हैं प्लस माइनस की, ठीक है, पॉइंट की, बटे की, सारी रियल नंबर होती हैं। तो b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू माइनस, अगर माइनस का 1 ले, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या फॉलो होगी, 2 छोटा होगा -3 के स्क्वायर से। तो ये तो वैल्यू ये ठीक है, जब ये इसमें पुट रखा है, मतलब पुट किया, ये तो फॉलो कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग b छोटा होना चाहिए c के स्क्वायर से, b छोटा होना चाहिए c के स्क्वायर से, यानी -3 जो है वो छोटा है -1 के स्क्वायर से। ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग -3 जो होता है -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, और माइनस की संख्या प्लस वाले छोटी होती है, तो ये भी सही है। इन दो को मिला के हमें अब ये रिजल्ट निकालना है कि a छोटा होना चाहिए c से। तो a कितना है, 2 है, 2 छोटा होना चाहिए c कितना है, -1 के स्क्वायर से। ठीक, लेकिन ये 2 छोटा तो नहीं है, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 बनेगा, लेकिन 2 तो बड़ा रहेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। तो इस हिसाब से ये संक्रमक भी नहीं है, संक्रमक नहीं, संक्रामक नहीं। ठीक है, तो ना ही ये सतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही ये संक्रमक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा दिया है, फोर्थ दिया है, न सतुल्य, न सममित और न ही संक्रमक। तो ऑप्शन नंबर
आपका 4। ये करेक्ट हो जाएगा कि ना ही ये समतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रमक है। यदि सेट ए बराबर ए के मान दिए, सेट बी के भी मान दिए, तो ए से बी तक फलनों की संख्या, पिछले सेट में भी ये प्रश्न आया है, ठीक है। यानी सेट ए में दे रखा है अवयव है 1 2 3, 1 2 3, और सेट बी में अवयव है ए और बी, ए और बी। तो मुझे कोई मध्य ब्रैकेट में ही बंद करते हैं। पूछा गया है ए से बी तक फलनों की संख्या, यानी ए से बी तक फलनों की संख्या एलिमेंट इन सेट बी, कितने एलिमेंट है? 2 है, 2 हो जाएगा। उसकी घात में यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने हैं? 3 अवयव है, 3। तो 2 की घात 3 का मान कितना होगा? 8 होगा। तो इस प्रकार फलनों की संख्या कितनी? 8 हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद गा नंबर है, ये ऑप्शन नंबर आपका 8 होगा दूसरा, ये दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और गा नंबर पे दिया लैम्डा के किस मान के लिए सदिश लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस टी कैप और सदिश आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप लंबवत है। इसको हम मान लेंगे, माना ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर दिया है लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी दिया है, इसको मान लेंगे वेक्टर बी हमारा दिया है आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस का 2 के कैप, प्लस का 2 के कैप। और यहाँ पे बोल रहा है सदिश लंबवत है, ठीक है, चूंकि सदिश लंबवत है, सदिश लंबवत है, आपने पढ़ा भी होगा। अगर यानी वेक्टर लंबवत होते हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 होता है। इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना? 0, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आई का गुणन लैम्डा इधर 1 है, तो लैम्डा की 1 से गुणा करेंगे लैम्डा प्लस ए का गुणन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -4 है, एक की -4 थे तो -4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तीन का गुणन 1 है, इधर 2 है, तो 2 1 कम 2 प्लस का 2 बराबर, तो ये बनेगा लैम्डा यहाँ पे -4 यानी -2 बचेगा 0, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 2। लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये ऑप्शन नंबर आपका, ये भी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट। नंबर समाकलन करना है एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स भी है, इसका मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, और जब भी कभी दो फंक्शन होते हैं जिसमें आइलेट समाकलन में आइलेट फार्मूला लगता है, उसमें आइलेट के अकॉर्डिंग ई सबसे लास्ट में आता है, तो ये तो सबसे लास्ट में सेकेंड ये हो जाएगा फंक्शन, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो आपने u इंटू वी फार्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट को लिखा जाता है और सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक। फिर माइनस लगा के इन्हीं मानों को ऐसे लिखना है, लेकिन यहाँ पे डी पर डी एक्स लगा देना है, यानी अवकलन पहले किया जाएगा, डिफरेंशियल किसका किया जाएगा? एक्स का, फिर इंटीग्रेशन किसका? e की पावर माइनस एक्स का, ठीक है, dx, और ठीक वो होगा पूरे का समाकलन किया जाएगा। ये किस तरह आपको करना है, फार्मूला भी पढ़ा हुआ आपने, ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x तो x ही रहेगा, और e की पावर x का e की पावर x रहता है, लेकिन x का गुणांक जो है वो बटे में आ जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इन टू में e की पावर जो है वही रहेगा, लेकिन x का जो गुणांक होता है वो बटे में आ जाता है, -1, ये -1 ये आ गया माइनस। अब यहाँ पे पहले x का समाकलन, x के सापेक्ष ही हो रहा है, तो यहाँ पे dx लगा ना, यहाँ पे dx मतलब x के सापेक्ष करना, तो इसका मान 1 हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, लेकिन x का गुणांक जो बटे में रहेगा dx, ठीक है। ये माइनस चाहे आप बाहर निकाल, तो ये माइनस से यहाँ पे माइनस हो जाएगा x e की पावर माइनस एक्स, ठीक। ये माइनस बाहर लगाएंगे तो प्लस का प्लस हो जाएगा, और e की पावर एक्स से माइनस एक्स से 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स dx। अब इसका समाकलन करेंगे माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस, अब e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, लेकिन गुणांक जो है वो बटे में लग जाएगा, -1 है ना इसका गुणांक, ये हो जाएगा, ठीक। अब चाहो ये माइनस यहाँ ला जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब चाहो इसमें कुछ कॉमन ले लो, अगर ऑप्शन ऐसे दिए तो ऐसे, नहीं तो यहाँ पे कॉमन, कॉमन कितना मिल रहा है? माइनस भी मिल रहा है, और e की पावर माइनस एक्स अगर कॉमन लेंगे, देखो पहले ऑप्शन माइनस बाहर लगा देंगे, अगर हम यहाँ पे माइनस का e की पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा, फिर ये प्लस माइनस कॉमन लेने पे निशान बदल जाते हैं,
प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1, ठीक है, प्लस का सी, ये। और ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा डी, पहला दिया है, बस इन्होंने क्या ये वाला टर्म यहाँ पीछे लिख दिया, इसको इस तरह से लिख दिया, माइनस ये ब्रैकेट पहले एक्स प्लस 1 और ई की पावर माइनस एक्स, ये लिखा है। जीरो नहीं लगा कोई बात नहीं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन ये सही। तो अगला दिया है, यही अगला समीकरण दी है और उसमें कोटि बतानी है, तो आपको पता ही होगा, पीछे ही बताया है, जो यानी समीकरण की जो अधिकतम कोटि होती है उसी को समीकरण की कोटि मानते हैं, उसी के ऊपर घात को घात माना जाता है, ठीक है, समीकरण की घात। घात यहाँ पे आपको 2 भी दिख रही है, 3 भी दिख रही है, घात हालांकि पूछी नहीं है, लेकिन बताना है कभी घात भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं समझो, ये बना है, यानी प्रथम बार जब आपने अपलन किया होगा तो उसको डी बाई पार डीएक्स लिखते हैं, तो इसमें प्रथम कोटि का ऐसे लिखते हैं, प्रथम कोटि है, तो ये दोबारा भी करते हैं तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, 3 बार जब करते हैं यानी तरतीब करते हैं तो यहाँ पे 3 लग जाता है, इस तरह से, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये जो दिया है ये प्रथम कोटि है, ठीक है, प्रथम कोटि, ये यहाँ पे 3 है, ये तृतीय कोटि का, 3 कोटि का है। तो अधिकतम कोटि किसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है 3 कोटि, तो कोटि की समीकरण की यही हो जाएगी, तो अधिकतम कोटि होती है, कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अधिकतम कोटि के ऊपर जो घात होती है समीकरण की वही घात मानी जाती है, तो घात आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। घात नहीं पूछेगी, आपको बता दिया है, घात ये नहीं, घात जो अधिकतम कोटि होती है उसके ऊपर जो होती है वो होती है घात, तो घात होती है। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा, कोटि पूछी गई है, इसकी कोटि है 3, 3 कोटि सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 2 दिया है, समीकरण करने हैं दूसरे का, नहीं दूसरे का दिया है, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और फिर ब्रैकेट में है -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, इसका मुख्य मान बताना है। तो आपने फार्मूले में पढ़े हैं, जो कॉसेक मान होता है, कॉसेक इनवर्स, अगर प्लस में प्लस होता था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसका कॉसेक देखते कितने डिग्री का है और कैंसिल हो जाता, लग जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस के लिए कुछ फार्मूले वगैरह है, वो आपको ध्यान रखना है। कॉसेक इनवर्स अगर माइनस का एक्स है तो ये हो जाता है माइनस, बाहर आ जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स, इनवर्स एक्स, किस तरह हो जाता है, सभी फार्मूले अलग अलग है। कॉसेक में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, फिर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स √2। अब √2 देखेंगे कितने डिग्री की वैल्यू है, ये कॉसेक माइनस कॉसेक इनवर्स, ये कॉसेक में हमें देखना है, कॉसेक 45 का मान यही होता है, ठीक है, तो 45 को लिख सकते हैं आप π/4, यानी कॉसेक π/4, ये लिख सकते हैं। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कट जाएगा तो माइनस का कितना π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस का π/4, राइट आंसर। कॉस दिया है, कॉस, तो कॉस यहाँ पे एक्स वगैरह जो एंगल इसका होता है वो दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, इसका एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक पूछा है, यानी अवकलन करना है हमें, यानी डी अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी अपान डी एक्स ही लिखेंगे, इसका हमें कॉस साइन एक्स स्क्वायर का निकालना है, ये करना है, ठीक है। तो जो एक ही है कॉस, साइन एंगल, तो कॉस क्या हो जाता है, कॉस का अवकलन माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन, और एक्स की जगह ये दे रखा है तो ये लिखेंगे, ठीक है, यानी cos x का ये होता है माइनस का sin x, लेकिन x की जगह जो दे रखा है उसको दोबारा किया जाता है, x इसको माना है ना, तो इसका फिर से करेंगे, sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर हो जाएगा, sin का cos होता है, cos x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये sin x का फार्मूला लगाया है, sin x का होता है cos x, फार्मूले सारी sin x के ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे sin इसको x माना है ना, इसको ये x तो है नहीं, x स्क्वायर है, इसका फिर से किया जाएगा, एक्स स्क्वायर की कितना घात पहले आ जाती है 2x, ये ठीक है, तो रूटर्म से लिख देंगे 2x पहले लिख देंगे 2x, और cos x स्क्वायर स्क्वायर, और फिर ये माइनस लगा देंगे ये वाला, ठीक है, फिर sin और ब्रैकेट में sin x स्क्वायर, तो इस तरह आपको करना है, ये आंसर हो जाएगा, इस तरह करना। और इसके बाद नेक्स्ट दिया है गा नंबर, गा दिया है, हल कीजिए डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू दिया है माइनस का 4x वाई स्क्वायर, ठीक है, तो दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो आपने सीखी है रैखिक समीकरण, यानी पी क्यू के मान निकाल, दूसरे फॉर्मेट आपने सीखा है
कि अगर हम डी वाई पर डी एक्स यानी वाई वाले एक साइड में कर ले, एक्स वाले एक तरफ कर ले, उस तरह से भी कर सकते हो। तो ऐसा डी वाई करोगे या डी वाई के बटे में वाई वाला टर्म है, तो डी वाई के बटे में जाएगा वाई में क्या है, माइनस फोर एक्स बचा है, माइनस का फोर एक्स, ये डीएक्स पीछे गुणे में ऊपर चला जाएगा डीएक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा। और दोनों ओर क्या कर देंगे, समाकलन, दोनों ओर समाकलन करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, डी बाई पान बाई स्क्वायर बराबर माइनस निकाल दीजिए और फोर एक्स डीएक्स। अब आप इधर, ठीक है, इसको हम y को ऊपर ले जाएंगे तो y की घात कितनी हो जाएगी, माइनस की टू हो जाएगी, y की घात कितनी हो जाएगी, माइनस की टू, लिख सकते हैं y की घात तो माइनस टू, और यहाँ पे dy और बराबर माइनस का फोर, और फोर भी बाहर निकाल सकते हैं, x dx। अब यहाँ पे इसका हम समाकलन कर देंगे, समाकलन में क्या होता है, एक घात जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है, तो ये इसका होगा माइनस का टू है, एक घात और जोड़ देंगे, ठीक है। और यही जो होता है घात ये बटे में आ जाता है, यहाँ पे कितना होगा, माइनस टू प्लस का वन, माइनस का वन आएगा, माइनस का वन आएगा बराबर माइनस का फोर, एक्स का कितना होगा, एक्स एक घात जुड़ जाएगी तो एक्स घात दो हो जाएगी, ठीक है, और बटे में भी जो घात होती है बटे में भी लग जाता है, ये प्लस का सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस ये यहाँ पे लगा देंगे तो माइनस का ये हो जाएगा बाई घात माइनस वन बराबर, जैसे इसको काटेंगे तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, अच्छा इसको बटे में करके लिखो, माइनस का एक बटे बाई लिख सकते हैं बराबर माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का सी, इतना भी आप रख सकते हैं, चाहो यहाँ से माइनस का मत लेंगे, माइनस हटाएंगे तो सारा निशान बदल जाएगा, एक बटे बाई बराबर, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का सी हो जाएगा, तो इस तरह आपको करना है। देखिए एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स का समाकलन कीजिए, यानी समाकलन करने के लिए बोला है एक्स के सापेक्ष, वो भी उसको आई मान लेंगे, माना आई बराबर जो हमें समाकलन करना है उसको आई भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स का, लॉग एक्स बेस में कौन सा ई लगा हुआ समाकलन कीजिए, ठीक है, एक्स के सापेक्ष रखना है तो आई बराबर नहीं, इस तरह आप निशान लगा देंगे समाकलन का, और एक्स डीएक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स के साथ हम गुणे में लगा देंगे, वन को लिख सकते हैं गुणे में, वन इंटू लॉग एक्स डीएक्स, ठीक। अब यू इंटू वी फार्मूला लग जाएगा, ये आइए के अकॉर्डिंग आएंगे यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर लॉग आता है, ठीक है, तो इनवर्स तो है नहीं, पहले क्या आएगा, लॉग आएगा, तो लॉग एक्स ये फर्स्ट हो जाएगा आपका फंक्शन, और ये वन है ये सेकंड हो जाएगा, इस तरह से आप करनी करेंगे, ठीक है। तो आई बराबर जो फर्स्ट होता है उसको लिखा जाता है सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी सेकेंड ये है, इसका समाकलन करेंगे माइनस फिर अवकलन डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स जो पहले फर्स्ट था उसका लॉग एक्स का, और इंटीग्रेशन ऑफ इसका सेकेंड वाले का डी एक्स, ठीक है, और पूरे का जो पूरे का समाकलन करना है एक्स के साथ ये इंटीग्रेशन इसमें लगाते हैं तो ये बनेगा लॉग एक्स, और वन का समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स के साथ है तो एक्स हो जाएगा एक्स माइनस, पहले इसका हम अवकलन करेंगे डी अपॉन डीएक्स, मतलब अवकलन करना है लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का अवकलन कितना वन अपॉन एक्स होता है इनटू वन का इंटीग्रेशन समाकलन एक्स होता है, ठीक है, तो ये दोनों को इस तरह लिख दिया, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वन बचेगा, तो ये बचेगा एक्स, पहले लिख देंगे एक्स लॉग एक्स माइनस यहाँ पे वन बचा, और वन का जो इंटीग्रेशन होता है यानी समाकलन होता है वो एक्स होता है, यानी एक्स के सापेक्ष में एक्स, वाई के सापेक्ष तो वाई हो जाता है, तो पे एक्स आ जाएगा प्लस सी, चाहो तो आप और भी हल कर लो, इसमें एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे कितना आएगा, लॉग एक्स बचेगा और माइनस का यहाँ पे वन बचेगा प्लस सी, तो इस तरह आपको लगाना है, ये ऐसा लगता है एक्स लॉग एक्स माइनस वन और प्लस सी, लेकिन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13, इसका मतलब है कि ये को ये दोनों इस दोनों के मान 5/13, ठीक है, तो ये को रोकेंगे 2a बटे में जाएगा 13×26, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 5/2 बटे में जाएगा 5/26 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान तो यही दिया है 5/13, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का मान दे रखा है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ये तभी निकाल पाओगे जब एक इंटरसेक्शन बी आपको पता होगा, तो इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी आपने पता है,
ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऊपर जो उसको पहले रखेंगे ए और इंटरसेक्शन बी, और बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बटे में है बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा, अब मान डाल देंगे। इसका मान कितना दे रखा है, ए बटे बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/10 बराबर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको पता नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, 5/13। गुणा करेंगे तो ये इधर इसके साथ गुणा हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों गुणा कर लेंगे, इसको रोकेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों गुणे में लिख देंगे तो जाएगा 3/10 की गुणा हो जाएगी 5/13 से। कितना काटे, इतना काट लो, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 तो 3/26 आ गया। ये तो ए इंटरसेक्शन बी आया, अगर ये पूछा जाता तब तो आ गया, लेकिन हमें ये निकालना है। तो इसका भी सूत्र आपने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कितना है, 5/26 है, प्लस बी कितना है, 5/13 है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 3/26 है। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 26 हो जाएगा, 26 से 26 को भाग करेंगे, 1 पंचे 5 और 13 से 2 भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 पंचे 10, 26 एकदम 1 या 3, ठीक है। तो ये प्लस चिन्ह है तो फिर 3 माइनस हो जाएगा, 10 5 15, 3 जाए कितना बचेगा, 26, दो से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 संग 12 एकदम 2 तो इसका आंसर कितना, 6/13 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आएगा कितना, 6/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। इनका काम यह आप ए बी ज्ञात कीजिए, यदि ए बराबर यानी ए मैट्रिक्स का मान दिया है और -1 है, -1 2 3 और फिर है 4 -2 5, आप वो ए का मान दिया है, ठीक है, और बी का भी दिया है, तो मैट्रिक्स बी बराबर दिया है 2 1 6 7 6 7 और फिर 5 3 5 3, ये हमसे पूछा गया है, यानी ए बी का मान निकालने के लिए ए बी, तो आप ए बी ज्ञात कीजिए, ए बी मतलब इन दोनों की गुणा करने के लिए पूछा गया, ठीक है। तो गुणा का नियम आपको पता है, अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर है तभी कर सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कितने हैं, एक दो दो रो है, कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 है, तो ये गुणा हो जाएगा, तो इससे गुणा करेंगे। आपने गुणा भी सीखा होगा, पहली रो की पहले कॉलम से गुणा करेंगे, ठीक है, पहली रो की पहले कॉलम से, फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से, यहाँ पे करके दिखा है, -1 की गुणा 2 से, माइनस का 2 है, 2 की गुणा 6 से, तो 6 12, 3 की गुणा 5 से, 3 5 15, फिर पहली रो की पहले कॉलम से हो गई, अब पहली रो की दूसरे कॉलम से, -1 की 1 से, तो यानी -1 आ जाएगा, 2 की गुणा 2 7 से, 2 7 14, 3 की 3 से, 3 9, तो फर्स्ट रो की कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यानी 4 की 2 से 4 दूनी 8 और -2 है ये 6, तो माइनस का 6 दूनी 12 12 और 5 3 15 प्लस का 5 5 चल, यानी 4 की 2 से 4 दूनी 8 हो गया, 2 की 6 से 4 की 2 से 4 दूनी 8 -2 की 6 12, ठीक है, और फिर 5 की करनी है 50 25, ये हो जाएगा 25, ठीक। फिर दूसरे कॉलम से करनी है, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से, 4 एकम 4 -2 और 7 7 दूनी 14 माइनस का, और फिर 5 की 3 से 5 या 15, इसका गुणा करेंगे, प्लस माइनस अलग कर लेंगे, 12 और 15 5 का 27, 27 में से 2 घटेगा 25, ये 25 आ गया। ऐसे यहाँ पे 25 और 8 को जोड़ेंगे प्लस में 12 घटा लेंगे, तो अगर पहले घटा लेंगे फिर 25 में से 12 घटा 13 बचेगा, 13 और 8 21, तो प्लस का 21 है। ऐसे यहाँ पे 14 9 हो गया, 9 9 4 13, 23 में से एक घटाओ 22 22 हो जाएगा, यहाँ पे 15 4 19 प्लस के 19 14 माइनस कर देंगे, 19 में से 14 जाएगा 5, तो इसमें आपका ए बी का मान ये आएगा 25 21 और 22 5, इस तरह से करना है आपको, तो ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का था क्या एफ एक्स बराबर दे रखा है, फंक्शन दिया है द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 1 पर सतत है, ये हमें यानी सतत चेक करना है एक्स और 1 पर, एफ एक्स बराबर दे रखा है
एक्स प्लस 5, एक तो फंक्शन ये दिया है, यदि एक्स लेस एन इक्वल टू वन, ठीक है। फिर दिया है नेक्स्ट है एक्स माइनस 5, और ये दिया है यदि एक्स ग्रेटर देन वन। लाना पड़ेगा एक्स और वन पे चेक करना है, एक्स बराबर एक पर, ठीक है, सांतत्यता, सांतत्य यानी कि सांतत्यता की जांच, ये बताना है एक कोई संतत है कि नहीं है। इसमें तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सभी अगर बराबर आती है तो संतत होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो पहले फंक्शन निकाल लेंगे, एफ ऑफ कितने पे, वन पे, एफ ऑफ वन यानी वन पे कितना, वन बराबर इस पे लग लगा है ना, तो बराबर वाले में कौन सा फंक्शन है, ये बताएगा एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 बराबर एक्स पे कितना रखना है, वन, तो वन प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6। वन यानी फंक्शन की वैल्यू 6 आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, और माइनस लगाते हैं यहाँ पे, इसका मतलब है एक से छोटा, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो एक्स से छोटा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, यानी एक से छोटा मान कौन सा है, एक से, एक्स की वैल्यू एक से तो बड़ी है, एक से छोटी भी है, छोटे भी इसी में आएगा बराबर, तो एक्स का मान एक से छोटा इस फंक्शन में आ रहा है, तो एक्स प्लस फाइव हम लिमिट लगा देंगे, यानी वन लिखना है एक्स की जगह पे, तो वन प्लस फाइव, वन प्लस फाइव सिक्स आ जाएगा। तो फंक्शन यानी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है, तो राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट तो ये हो जाएगा लिमिट, और एक्स टेंड्स टू वन प्लस लिखा जाता है, इसका मतलब है एक से ज्यादा, ठीक है, एक से बड़ी, ठीक है, एक एक्स का मान एक से बड़ा कौन सा है, एक से बड़ा, तो ये फंक्शन आएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 5। अब इसमें वैल्यू डालती है, तो लिमिट लगाएंगे वन एक्स की जगह -5, ये आ जाएगा माइनस का 4, यानी ये मान बराबर नहीं है, तो सभी बराबर आने चाहिए लिखेंगे, क्योंकि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो बराबर है, ठीक है, बट राइट हैंड लिमिट बराबर इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इसलिए एक्स बराबर एक पर सतत नहीं है, या संतत नहीं है, सतत नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, ठीक है, ये लिखना है, इस तरह से करना है आपको। गा नंबर समाकलन करना है, वन अपान और रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी समाकलन करना है एक बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स, समाकलन करना है। तो फार्मूला ही आपको याद कराया गया, फार्मूला उसी को हल करने के लिए बोल दिया गया, ठीक है, तो हल करने की, जब भी कभी आपने पढ़ा भी होगा ए इधर दिया हो तो इसको कुछ ऐसा मानते हैं कि थोड़ा आसानी से हल हो जाए, तो एक्स की वैल्यू मान लेंगे, माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, ठीक है, इसका थीटा के सापेक्ष करेंगे, ठीक है, सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी एक्स रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा का, ए तो कांस्टेंट ए रहेगा, साइन का हो जाता है कॉस, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ये डी थीटा हो जाएगा, ठीक, ये माना गया। अब यहीं से हम थोड़ा थीटा का भी मान निकालेंगे, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, अगर साइन थीटा को यहाँ पे रोकेंगे तो कितना बनेगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स के अपान में ए आ जाएगा, एक्स अपान ए, ठीक, अब थीटा का भी मान निकाल लो, थीटा रोकेंगे साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा, वर्स एक्स अपान ए, ठीक है, तो ये वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो आप अब ये वैल्यू इसमें रख देंगे, आई बराबर, ये आप देखो वन अपान ये दिया है, तो वन अपान ए स्क्वायर रूट में है ए स्क्वायर, और साथ माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह ये स्क्वायर करके मान डालेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ये, अब यहाँ पे डीएक्स जो है उसका मान भी निकल आया है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, डीएक्स को हमने थीटा इसमें चेंज कर लिया, ये हो गया, ठीक, फिर अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा ऊपर तो हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, बटे में ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे हम तो ब्रैकेट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अब ये भी आपने पढ़ा ये कॉस होता है तो इसको कॉस में चेंज कर लेंगे, ये बनेगा हमारा ए कॉस थीटा डी थीटा, और बटे में अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर होता है, अब अंडर रूट हटेगा तो ये बाहर, मतलब इसको भाग दो है तो आधी आधी घात हो जाती है, ए स्क्वायर बाहर आएगा, ए बनेगा, ये कॉस थीटा बन जाएगा, तो देखिए आप, तो ये आ जाएगा आपका ए कॉस थीटा
ये थीटा और अपान में कितना ए कॉस थीटा दिया जाएगा, तो अभी वर्गमूल लेना है ना इसका, तो ये भी आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है, ये पूरा कट जाएगा। ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा कट गया, यहाँ पे कितना बचा, डी थीटा बचा है। तो डी थीटा के मतलब थीटा के सापेक्ष है, तो यहाँ पे कितना है, ये 1 है समझो, तो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान आप निकाल चुके, ये हो गया थीटा का मान, और प्लस एक सी कांस्टेंट लगाना है, तो ये हो जाएगा आई बराबर, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, साइन थी, बस बस यक्स अपान के प्लस सी। आपने सूत्र भी याद किया होगा, यही सूत्र याद किया होगा, इसका सूत्र यही होता है, सूत्र ही सिद्ध करने को दिया गया, तो इससे आपको समझना है। घ नंबर है, और उसमें बोला है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों ए वेक्टर बराबर दे रखा है और बी वेक्टर बराबर दे रखा, निरूपित है, द्वारा निरूपित है, यानी भुजाएं दी हैं और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भुजाएं लिखी है, ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप और प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप और -2 के कैप, ठीक है। इसमें भी कभी कभी विकर्ण दिए होते हैं, अगर विकर्ण दिए हो तो उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है, अगर भुजाएं दी हो तो उसके लिए अलग फार्मूला। ये भुजाएं दी है, अगर भुजाएं दी हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी इनका ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर इसका परिमाण, ठीक है। अगर भुजाएं दी है तो ए भी भुजाएं है, तो इस तरह आपको करना है, ठीक है। अब आप पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकाल के उसका परिमाण निकाल लेंगे, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये निकालेंगे। तो ये आप ये भी आप जानते होंगे, ये होता है आई कैप जे कैप और के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। आई का इसमें गुणांक 3 2 2 3 2 2 और इसमें 1 2 -2 1 है, ये बराबर है, ठीक है, 1 2 -1 2 और -2, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, हम आई को ढकेंगे, आई को ढकेंगे तो ये गुणा पहले करेंगे, माइनस लगा के ये गुणा, तो माइनस का 4 ये माइनस का 4 ये -4 और -4, और जे को माइनस लगा के लिखा जाता है, जे को ढकेंगे तो ये बनेगा माइनस का 6 फिर माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का के कैप, ये बने के को ढकेंगे, 2 3 6 -2 6 माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस के 4 माइनस का -8 माइनस के 8 आई कैप, और ये माइनस के चलो 8 है, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 6 और 2 8 जे कैप, ठीक, 6 में से 2 जाएगा 4, तो 4 के कैप हो जाएगा प्लस का 4 के कैप, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ठीक। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में क्या करते हैं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का हमें परिमाण निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना होता है, परिमाण निकाल लेंगे तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना है। परिमाण कैसे निकालते हैं कि अंडर रूट में ए क्रॉस बी जो है इसके जो ये द्विपद है इनके वर्गों का योग करके रहेगा, तो -8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस ये भी 8 है 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 64 64 और 4 कुल 16, तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64 4 4 8 6 14 का 4 4 4 8 6 14 1 1 2 6 8 6 14 144 आ गया, ठीक है। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, 12 वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल है ना, तो 12 वर्ग इकाई किससे लगाना है, यही आंसर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई पक्का, ठीक है। संबंध यानी n टू n में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है, ये संबंध नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, और संबंध दे रखा है a कॉमा b और इसका रिलेशन है c कॉमा d से, c कॉमा d, ठीक है, ए बी का रिलेशन c कॉमा d से है, ये संबंध तभी बोला गया है यदि और केवल, ठीक है, यदि और केवल AD बराबर BC, AD बराबर BC, ठीक है, इसका मतलब है कि बाहर बाहरी पदों गुणा AD हो गया, मध्य पदों गुणा BC, ये अगर बराबर होगा बाह्य पदों की गुणा मध्य पदों की, तभी ये सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। बोला गया सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता दर्शाना है हमको सिद्ध करना,
तो तक पहले चेक करेंगे शतुल्य, तो शतुल्य चेक करेंगे, ठीक है। तो शतुल्य में हमें ए का ए से दिखाना होता है, ए कॉमा ए, ठीक है, और रिलेशन हमें ए कॉमा ए से दिखाना है, ठीक है। ये अगर ये संबंध हमारा बन जाएगा तब तो शतुल्य होगा। बाय पदों गुणा करें, ए की ए स्क्वायर बराबर मध्य पदों गुणा ये ए स्क्वायर, ये सत्य है ना, बराबर है, सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी शतुल्य है, ठीक है। शतुल्य आप लिख सकते हैं, आप ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला एन, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ठीक। सत्य अतः शतुल्य, शतुल्य है, शतुल्य। अब चेक करेंगे, संबंध चेक करने के लिए पहले मानेंगे, एक संबंध मान लेंगे, माना ए कॉमा बी और बी का रिलेशन हो सी कॉमा डी से, ठीक है। अगर उल्टा भी हो जाता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, ए का बी से अगर संबंध है और बी का ए से भी अगर आप दिखा देते तो वो सम्मिलित हो जाता है, तो ए बी का सी डी से तो है ही संबंध, ठीक है, लेकिन उल्टा में सी डी का संबंध हमें किससे भी दर्शाना है, ए बी से। अगर ये संबंध हमारा हो बन जाता है तब तो हमारा सम्मिलित होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा आएगा, बारह ए डी बराबर बी सी आएगा, ए डी बराबर बी डी, और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यानी बी सी बराबर, ठीक है, बी सी बराबर, तो ए डी बराबर बी सी को हम बी पलट के तो लिख सकते हैं, बी सी बराबर लिख सकते हैं, तो ये सत्य है, ये ए डी बराबर बी सी बराबर ए डी, अतः ये सम्मित भी होगा, ठीक है, सम्मित है, सम्मित है। अब इसके बाद में आपको एक और चेक करना होगा, संक्रमण, संक्रामक, अगर संक्रमक भी निकलता है तो आपको तुल्यता संबंध हो जाता है। संक्रमक में आपको मान, एक तो यदि मान लेंगे, माना संबंध है इसके सी कॉमा डी से, ठीक है। एक सी डी का और मानेंगे आप, सी कॉमा डी जो इसका रिलेशन है वो हमने कोई पॉइंट ले लेंगे, आप एम ले लें, यम कॉमा एम ले लें, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगर पहले वाला ये और इसका संबंध निकल आता है, यानी ए बी का संबंध अगर हमारा इससे यम एन से निकल आता है तब तो हमारा वो संक्रमक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी समीकरण। इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, बार बार गुणा एम सी, एम सी बराबर एम डी, ठीक है, एम डी लिख सकते हैं समीकरण दो। अब इन दोनों से हमें ये इसको सिद्ध करना है, ठीक है, इसको सही दिखाना है, तो इनको अगर गुणा करें, ठीक है, गुणा समीकरण एक गुणे समीकरण दो, इन दोनों को गुणा करें क्या बनेगा, ए डी एन सी बनेगा, ए डी एन सी बराबर इधर गुणा करेंगे बी सी एम डी, बी सी एम डी, ये बनेगा, तो कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो गया और कैपिटल डी से डी कैंसिल हो गया, तो ए एन बराबर बी एम, ठीक है, ए एन बराबर बी एम, ये हमारा हमको जाना क्या है, हर बार को ए एन गाँव मध्य पदों गुणा करेंगे हम बी एम, ठीक है, ये लाना है, यही आ गया, तो ये भी हमारी सकते हैं। तो आप संक्रामक भी है तो क्या लिख देंगे, संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है। अब सभी है तो लिख देंगे क्योंकि आर, ठीक है, शतुल्य, शतुल्य संयुक्त तथा संक्रमण संबंध है, संक्रमण संबंध है, ठीक है, सभी अलग होता है, किस अतः अतः आर एक तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट यानी तुल्यता संबंध, संबंध आपको लगाना है, यह है रेखा नंबर ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में फलन f(x) बराबर x² प्लस ax + 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, यानी अंतराल 1,2 में ये वर्धमान है, ए का न्यूनतम वैल्यू पूछा गया, तो f(x) ये है, तो x के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, पूरा लिखा है जितना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f' निकालेंगे, 2x हो जाएगा, x का 1 होता है तो प्लस का a हो जाएगा, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो ये f' आएगा, ठीक है। इसमें दिया है चूंकि लगे 1,2 में न्यूनतम, क्योंकि अंतराल 1,2 में, ठीक है, न्यूनतम मान
न्यूनतम मान पूछा गया है, इसको समीकरण एक मान। तो न्यूनतम मान यहाँ पे कितना है, एक है, ठीक है। तो एक्स की जगह में ये रखना है, वन रखना है। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हमारा बनेगा टू इंटू वन और प्लस का ए, तो ये हो जाएगा हमारा टू प्लस ए, ठीक है। एफ डैश एक्स का ये मान आ गया। इसके बाद बोला है फलन, फलन, ठीक है, अंतराल, अंतराल एक कमा दो में कैसा है, वर्धमान है, ये वर्धमान में दे रखा है, वर्धमान, ठीक है। तो वर्धमान तभी होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। और इस अंतराल में ये वर्धमान है, तो हो जाएगा इसलिए एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू रखते हैं, टू प्लस ए, ये हो जाएगा जीरो, ए ये बनेगा, कितने हो जाएगा, माइनस का टू, ठीक है। तो न्यूनतम वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का टू। अतः न्यूनतम मान, न्यूनतम मान बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस टू इसका आंसर हो जाएगा। कल समीकरण दी है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन और वाई इज नॉट इक्वल टू वन को हल कीजिए, यानी अगर समीकरण दी है डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई और बराबर की, ठीक, इसको हल करने के लिए बोला है। तो इसको भी आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आपने सीखा है कि वाई वाले एक तरफ कर ले, एक्स वाले एक तरफ कर ले। दूसरा आपने पी क्यू क्या इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ निकाल के, तो ये तो वाई से वाई कनेक्ट हो रहा है, हमने कहीं वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेट बन गया, इस तरह से भी कर सकते हैं, पी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करेंगे पी क्यू के मान निकाल लेंगे। पी कितना है, वन के साथ में जो होता है कुछ नहीं तो वन है, और क्यू ये वाला, ठीक है। तो अब आई एफ निकालेंगे, आई एफ होता है ई की पावर, यानी समाकलन ई की पावर पी का समाकलन, तो ई है और पी का मान वन है, वन का समाकलन करना, लेकिन वजन कितना है, एक्स है, तो मतलब एक्स के सापेक्ष करना है, तो वन का कितना हो जाएगा, एक्स होता है समाकलन ई की पावर एक्स, ये आई एफ आ गया। अब इसके बाद समीकरण को हल करते हैं, यानी हल समीकरण का करेंगे, समीकरण का इधर कितना है, वाई है, ठीक है। तो इधर वाई लिखेंगे, वाई इंटू आई एफ लिखा जाता है, जो ऊपर होता है वही लिखा जाएगा, अगर एक्स होगा तो एक्स इंटू आई एफ, इधर क्यू इंटू आई एफ लिखा जाएगा, इधर तो सब में यही होता है, और इधर हम समाकलन कर देते हैं प्लस का सी, इसलिए करेंगे वाई इंटू आई एफ कितना है, ई की पावर एक्स है बराबर, क्यू कितना है, वन है, और आई एफ कितना है, ई की पावर एक्स है और प्लस का सी, ठीक है। अब इसको चाहे आप ऐसे की पावर एक्स और वाई ऐसे लिखते हैं बराबर, ई की पावर एक्स वन से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस का सी। अब आप इस साइड आपको यहाँ से, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं, ई की पावर एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है प्लस का सी, इतना आ गया। चाहो तो और हल कर लो, ई की पावर एक्स से सब में भाग दे दो, सब में भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, वाई बचेगा बराबर, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा, वन बचेगा प्लस सी के बटे में ई की पावर इससे भाग देंगे तो इसके बटे में लगा, चाहे आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे पहले पर दिया था ई की पावर एक्स बटे वाई, इसके ई की पावर एक्स बटे में कर दिया बराबर, ई की पावर एक्स के बटे में ई की पावर एक्स प्लस सी के बटे में ई की पावर एक्स, कहने वाला यहाँ पे ई की पावर एक्स से भाग देंगे, तो आपको लिखना है भाग देंगे, इसलिए आपको लिखना है, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कम एक कम, यहाँ ये घात बटे में जब है तो प्लस की घात है, ऊपर जाएगा तो ई की पावर कैसा हो जाएगा, माइनस, ठीक। चाहो तो आप ये ऐसा रखें, चाहो आप इसको और भी लिख सकते हैं, वाई बराबर वन प्लस इस सी को आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, ए ई की पावर माइनस एक्स, चाहे आप इतना आंसर रखें चाहे इतना रखें, और इसके बाद अगर ए के फॉर्मेट में लिख रहे तो ए जो माना है लिखना भी होगा, जहां जहां सी को क्या माना है, जहां सी बराबर ए, तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही, इस तरह आपको लगाना है। इसमें दिया एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या तीन का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को यफ से निरूपित किया जाए, तो बताएं कि क्या घटनाएं ई और यफ स्वतंत्र है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस आपका बनेगा, एक बार उछाला जाता है तो समष्टि कितनी हो जाएगी, एक बार उछाले पर 6 केस बनेगी, 1 होगा, 2 होगा या 3 4 5 6, ठीक है, ये संभावना हो सकती है।
कितने अंक होते हैं, इतने हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला है घटना ई को हमें दर्शाना है। घटना घटना ई जो है उसको हमें ई के लिए बोला गया पांच पर प्राप्त संख्या तीन का अपवर्त। ठीक है, संख्या तीन का अपवर्त, संख्या तीन का अपवर्त मतलब तीन का गुणा, तीन से कटने वाली संख्या, जो संख्या है वो भी लिख लेंगे, तीन के अंदर और छह है, ये तीन के अपवर्त है। ठीक है, और चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये ई का मान है समझो, तो प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना बनेगा, यानी कितने परिणाम है, दो है, टोटल कितने परिणाम है, छह है, तो दो बटे छह। चाहे आप सिंप्लीफाई करें या लास्ट में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे घटना यफ के बारे में बोला गया है, घटना यफ, और घटना यफ के बारे में बोला है कि पासे पर प्राप्त संख्या सम है, यानी पासे पर प्राप्त संख्या कैसी है, सम है। पासे पर प्राप्त संख्या संख्या सम है। तो सम संख्याएं कौन कौन सी, मान लो ये प्रकट हो रही है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, दो चार छह, इतने केस हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकाल लेंगे हम, कितने, एक दो तीन, तीन अनुकूल परिणाम, टोटल कुल परिणाम कितने, छह है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। और स्वतंत्र घटना सिद्ध करना है, ये दिखाना है, स्वतंत्र होते हैं स्वतंत्र घटना। ठीक है, स्वतंत्र घटना के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए आपने फार्मूला भी पढ़ा है। स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक, बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं तब तो आप स्वतंत्र घटनाएं, अच्छा ई एफ है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है। ठीक है, ये तब तो ई एफ घटनाएं कैसी, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ये बराबर नहीं है, स्वतंत्र घटना नहीं, तो निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन का भी मान निकाल लो, ई और इंटरसेक्शन एफ का मान भी निकाल लो। तो ई और एफ में कॉमन कितना है, ई का ये अवयव है और एफ के ये है, छह कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालो, यहाँ पे निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एलएचएस पहले निकालो, एलएचएस में पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो कितना हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने अवयव है, एक अवयव है, कुल परिणाम कितने हैं, कुल छह है, छह। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इतनी है। अब राइट हैंड साइड निकालना, राइट हैंड साइड में क्या करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये निकालना है। तो ये बनेगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना था, दो बटे छह, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, एक बटे छह। ठीक है, अगर इसको हम काटें, दो से काटेंगे, दो तीन छह, तो ये तो एक बटे 18 हो रहा है, कुछ गलती हुई है कहीं पे। अच्छा अच्छा, ये गलत हुआ है, ये कितने हैं, तीन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में अनुकूल परिणाम तीन है, तो तीन होगा, ये तीन है बटे में छह, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तीन बटे छह, तीन बटे छह। अब दो से काटा तीन बार में, तीन से काटा, तीन एकम तीन एकम, तो एक बटे छह, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर बराबर आ गई है, तो लिख देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यस। ठीक है, आता घटना घटना ई तथा एफ, यह स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं इसमें आपको लगाना है। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा, और इसके आगे के प्रश्न अगले क्लास में आपको करवाएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।